हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज पीबी शैले महोदय के द्वारा लिखा गया टू ए स्काईलार्क, जो कि एक ब्यूटीफुल पोएम है। स्काईलार्क पर बनाया है इन्होंने। ये भी 1820 में पब्लिश हुआ था। और आपको इसके पहले जो पोएम बताया गया था पीबी शैले महोदय के द्वारा लिखा गया ओ टू द वेस्ट विंड, वो भी 1820 में पब्लिश हुआ था। पर दोनों के पब्लिकेशन यानी कि किस कलेक्शन में पब्लिश हुए थे वो डिफ़र है, वो अलग है। हम चलेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ, पर उससे पहले मैं आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो बताना चाहूँगा, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और वो इसलिए क्योंकि मैक्सिमम जो पॉइंट्स मैं रखा हूँ वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, चाहे वो यूजीसी नेट का हो, केवीएस, एनवीएस, D++B, टीजीटी, पीजीटी, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चर का हो या एलटी ग्रेड का हो। मतलब जहाँ से भी मुझे ये मिला टू ए स्काईलार्क से रिलेटेड कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, क्वेश्चन, वो मैंने यहाँ रखा हुआ है। उसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स वाइज मैंने क्वेश्चंस रखा हुआ है आंसर के रूप फॉर्म में, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहले हम चलते हैं कुछ उन्हीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ इस पोएम को शुरू करने के लिए। चलते हैं फर्स्ट स्लाइड में। यहाँ ध्यान से देखिएगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। लिखा हुआ है कि ये जो पोएम है ना, वो प्रोमेथियस अनबाउंड में पब्लिश हुआ था। आपको याद होगा कि ओ टू द वेस्ट विंड पब्लिश हुआ था इस कलेक्शन में या नहीं। और इसके जो पब्लिशर थे वो महोदय चार्ल्स एंड जेम्स ओलियर थे। ये लंदन में पब्लिश हुआ था। पब्लिशर का इसलिए क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में बहुत सारे पोएम्स के लिए या बहुत सारे नॉवेल्स के लिए जो पेपर सेटर होता है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि किसने पब्लिश किया था इस पोएम को। क्योंकि आपके अगर एलटी ग्रेड की बात करूँ मैं, जीआईसी की बात करूँ मैं, तो ये सिलेक्टेड है। और एग्ज़ाम्स अगर हों तो वो सिलेक्टेड नहीं है कि टू ए स्काईलार्क आएगा या नहीं आएगा, पर इसमें साफ साफ लिखा है। तो वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, टू ए स्काईलार्क से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है वो। इसलिए मैंने यहाँ पर पब्लिशर का नाम भी रखा हुआ है। अगर बात करें तो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली पोएट को ये पोएम लिखने के लिए, तो एक शाम ये अपनी पत्नी मैरी शैले के साथ जब ये इटली में रह रहे थे, लिवोर्नो के पास में, तब वे एक इवनिंग वॉक में जा रहे थे। वहाँ इन्होंने देखा एक स्काईलार्क को और फिर उससे इनको इंस्पिरेशन मिली और घर जाकर के, रूम पर जाकर के इन्होंने लिखना शुरू किया उस स्काईलार्क के बारे में। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो ये है कि अलेक्जेंडर मैकी महोदय जो थे, उन्होंने बोला है कि कीट्स की ओ टू ए नाइटिंगेल और ये पीबी शैले महोदय का जो है टू ए स्काईलार्क, ये दोनों जो हैं ये क्या हैं, ये कोट याद रखिएगा, आर टू ऑफ द ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इंग्लिश लिटरेचर के लिए जो है ये दोनों ग्लोरीज हैं। ये कोट जरूर याद रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछ सकता है कि मैकी महोदय ने किस और पोएम को रखा हुआ है टू ए स्काईलार्क के साथ, या मैकी महोदय ने क्या कोट दिया है इस पोएम के लिए, टू ए स्काईलार्क के लिए, या ये कोट किसने दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाला पॉइंट्स है वो ये, और ये कलरफुल किया गया है क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है। 21 स्टैंजाज हैं इसमें और हर एक स्टैंजा 5 लाइन्स में डिवाइड है। टोटल अगर हम बात करें तो 105 लाइन्स हैं। याद रखिएगा 105 लाइन में है ये टोटल 21 स्टैंजा, और 5-5 लाइन का हर एक स्टैंजा बना हुआ है इसका। हर स्टैंजा का जो पहला 4 लाइन है वो ट्रोकेइक ट्राईमीटर में है। ट्रोकेइक मतलब होता है जिसमें 2 सिलेबल होते हैं, और ट्राईमीटर मतलब 3 आप कह सकते हो, तो 2 × 3 यानी कि 6। तो 6 सिलेबल जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं। और जो पाँचवा, जो फिफ्थ वाला होगा, जो फिफ्थ लाइन होगा हर एक स्टैंजा का, वो आयम्बिक हेक्सामीटर है, यानी कि डबल है। आयम्बिक हेक्सामीटर जो होता है वो 12 सिलेबल का होता है, और इसे हम एलेक्जेंड्रियन भी कहते हैं। आपको याद होगा तो स्पेंसरियन स्टैंजा आपको याद होगा, जो एडमंड स्पेंसर महोदय ने लिखा था, उसमें उन्होंने 9 लाइन की वो पोएम थी इनकी, 9 लाइन की। जो 9th लाइन था उसे इन्होंने, यानी स्पेंसर महोदय ने, एलेक्जेंड्रियन बोला है, जो आयम्बिक हेक्सामीटर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो 5वां लाइन है इनका वो है एलेक्जेंड्रियन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जो इसकी राइमिंग स्कीम है वो है ABABB, और ये जो पोएम है स्काईलार्क का वो मेटाफर है या सिंबल है नेचर का। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि थॉमस हार्डी महोदय ने एक पोएम लिखी है शैलेज स्काईलार्क। तो पूछ सकता है क्योंकि हार्डी भी फेमस है, हार्डी भी आपके सिलेबस में है, और चूँकि स्काईलार्क से रिलेट करते हैं ये, इन्होंने भी लिखा है ये पोएम, तो ये पूछा जा सकता है। शैलेज स्काईलार्क पोएम लिखा है इन्होंने। और 1887 में जब ये ट्रिप पर गए थे उस जगह पर जहाँ पहले पीबी शैले रहते थे, इटली के लिवोर्नो में, तो उन्होंने इस पोएम को ये कोट दिया, द डस्ट ऑफ द लार्क दैट शैले हर्ड। ये कोट है, कोट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कोट्स मैक्सिमम जो है वो पूछे जाते हैं, या किसने कोट दिया वो पूछा जाता है। हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट
कोड्स की तरफ जो इस पोएम में है। मैंने लिखा है अदर इंपॉर्टेंट कोड्स। अदर का मतलब है बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोड्स जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितने भी टू अ स्काईलार्क से रिलेटेड अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं दिल्ली के, यूपी के KVS NVS और UGC नेट से रिलेटेड, मैंने सारे के सारे पॉइंट्स वाइज यहाँ रखा हुआ है। तो जितने भी कोट्स आए हुए हैं एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो मैंने कलरफुल कर दिया है आपके पोएम में। जब लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करूंगा तब आप देख लेना। अभी के लिए जो उसके अलावा जो नहीं पूछा गया है उसमें से जो और इम्पॉर्टेंट कोट्स है वो मैंने यहाँ रखा है। इसे थोड़ा और ध्यान से कोशिश करिएगा पढ़ने की जब आप एक्सप्लेन करने जाएंगे लाइन बाय लाइन, और साथ में ये कोट्स याद रखिएगा क्योंकि वो पूछ सकता है कि ये कोट्स कहाँ से है, किस पोएम से है या किसने लिखा हुआ है। हम चलते हैं फर्स्ट स्टैंजा शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। लिखा हुआ है हेल टू दी ब्लिथ स्पिरिट। ब्लिथ का मतलब होता है हैप्पी, जॉयफुल, केयर फ्री। स्पिरिट मतलब होता है सोल। हिल मतलब होता है सैल्यूट या ग्रीट। तो कवि जो है दी मतलब यू, ये आर्केइक वर्ड है यू का। यू मतलब स्काईलार्क। स्काईलार्क को हेल करता है, सैल्यूट करता है, ग्रीट करता है उसको, और कहता है कि तुम जो है ना वो एक जॉयफुल, एक केयर फ्री सोल हो। मतलब तुम कोई नॉर्मल पक्षी नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम कहीं की दैवीय लोक से आए हुए हो। बर्ड दाउ नेवर वर्ड, क्योंकि तुम कभी पक्षी थे ही नहीं। वर्ड जो है ये आर्केइक वर्ड है WERE वर का। तो तुम कभी भी पक्षी नहीं थे, तुम तो एक दैवीय जो है वो आत्मा हो। दैट फ्रॉम heaven, जो आसमान से होकर के आया है या उसके नज़दीक से कहीं से होकर के आया है। पोरेस्ट दाई फुल हार्ट इन प्रोफ्यूज स्ट्रेंथ ऑफ अनप्रेमिडिटेड आर्ट। पोरेस्ट जो है ये पोर का ये आर्केइक वर्ड है। पोर मतलब उड़ेलना, दाई मतलब योर, फुल हार्ट मतलब होता है पूरे दिल से, पूरे मन से। तुम पूरे मन से, पूरे दिल से उड़ेल देते हो। क्या उड़ेल देते हो? प्रोफाउज स्ट्रेंस। प्रोफाउज का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। अनकाउंटेबल। स्ट्रेंस मतलब होता है मेलोडीज, संगीत, धुन। तो बहुत सारे गीत जो है वो उड़ेल देते हो अपने दिल से, मतलब खूब ढेर सारा गीत गाते हो, भी दिल से गाते हो, जो कि अनप्रेमिडिटेड है। अनप्रेमिडिटेड मतलब होता है स्पॉन्टेनियस, यानी कि वो अनायास बाहर निकलेगा, वो उस पर आप रोक नहीं सकते, वो नेचुरल है। और आर्ट जो है वो आर्टिफिशियल है। ये एक प्रकार से ऑक्सीमोरोन है, विरोधाभास है कि जो नेचुरल है तो आर्टिफिशियल कैसे होगा। तो यहाँ कहने का मतलब है कवि का कि तुम्हारे जो गीत हैं ना, जो दिल से निकलते हैं, वो स्पॉन्टेनियस हैं, वो नेचुरल हैं, लेकिन कभी कभी वो आर्टिफिशियल भी होते हैं, क्योंकि हमेशा जो है वो तुम अपने मन से नहीं गाते हो, कभी कभी जो है वो तुम्हें गाना पड़ता है। चलते हैं सेकंड स्टैंजा में। यहाँ कवि कहता है हायर स्टिल एंड हायर, मतलब तुम जो है ना वो ऊपर और ऊपर उठते जाते हो। कहाँ से ऊपर उठते जाते हो? फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से ऊपर उठते जाते हो और ऊपर उठते जाते हो। दाउ स्प्रिंगेस्ट, दाउ मतलब यू, स्प्रिंगेस्ट मतलब होता है लीप, उछलना, या राइज यानी कि बढ़ना। तो तुम जो है वो धरती से ऊपर और ऊपर उठते जाते हो। जैसी एक आत्मा स्वर्ग की ओर बढ़ती है वैसे तुम ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हो। लाइक ए क्लाउड ऑफ फायर, और वैसे बढ़ते हो जैसे कि एक आग से भरा बादल। ये एक सिमली है, लाइक लगा हुआ आप देख सकते हो। तो जैसे आग से भरा बादल जो है वो ऊपर उठता जाता है, वैसे ही जो है तुम ऊपर उठते जाते हो। द ब्लू डीप दाउ विंगेस्ट। ब्लू डीप का मतलब होता है यहाँ पर गहरा आसमान, नीला आसमान। ब्लू मतलब यहाँ पे है नीले आसमान से, डीप मतलब होता है गहरे। यू आपको पता है, दाऊ जो है वो यू है, और विंगेस्ट का मतलब होता है पंखों से। तो कहता है कि तुम जो है वो नील गगन में विंगेस्ट यानी पंख फैला करके उड़ते हो। तुम इस नीले गगन में ऐसे उड़ते हो मानो कि जैसे आकाश तुम्हारा जो है, स्काई जो तुम्हारा है वो रंगमंच हो। एंड सिंगिंग स्टिल डोस्ट सोर्स। डोस्ट जो है वो डू या डज होता है। और गाते हो, शोर करते हो। शोर का मतलब होता है उड़ना। तुम गाते हो, उड़ते हो, और सोरिंग एवर सिंगेस्ट मतलब गाते हो, उड़ते हो और गाते हो। तुम्हारा गीत कभी रुकता नहीं। तो ये पैरलिज्म है और रेपिटेशन नामक फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज हुआ है। थर्ड स्टेंजा में चलते हैं। इन द गोल्डन लाइटनिंग। गोल्डन लाइटनिंग का मतलब है एक सुनहरी रोशनी। ऑफ द संकन सन। संकन सन का मतलब है डूबता हुआ सूरज, यानी डूबते हुए सूरज की सुनहरी चमक में जो है ना वो तुम उड़ते हो। ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटिंग। ओवर मतलब ऊपर, ये डूबते हुए सूरज के ऊपर जो है वो क्लाउड्स जो है वो चमक रहा है, बादल चमक रहा है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कभी कभी जब सूरज डूब रहा होता है तो उसके सामने अगर बादल आ जाती है तो बादलों में भी चमक आ जाती है। दाउ
डू यानी यू डू फ्लोट एंड रन, तुम ऊपर जो है आसमान में क्लाउड्स के ऊपर, जो क्लाउड चमक रहा है उसके भी ऊपर जो है डूबते हुए सूरज के पास जो है तुम जो है उड़ते हो, तुम जो है वो दौड़ते हो। फ्लॉट मतलब तैरना, पर यहाँ उड़ने से है, तैरने से है, दौड़ने से है। तुम वहाँ दौड़ रहे हो, तुम उड़ रहे हो, और वो भी कहाँ, ऊपर चमकते हुए बादल के। नेक्स्ट है आपका लाइक एन अनबॉडीड जॉय, वैसे ही जैसे कि एक बिना शरीर की खुशी, एक ऐसी खुशी जिसमें शरीर ही ना हो, यानी कि बिना बॉडी का कोई बंदा ऐसा जो खुश है। हुज रेस इज जस्ट बिगन, जिसकी अभी रेस जो है, जो दौड़ है ना, अभी अभी शुरू हुई है। तो एक निराकार आनंद, जिसकी दौड़ अभी शुरू हुई है। तो स्काईलार्क जो है वो एक ऐसी खुशी है जो अभी अभी जन्मा है, ऐसा कवि कहना चाहता है। और वो निराकार है क्योंकि उसको वो देख नहीं पा रहा है कवि, इतनी ऊंचाई पर है, वो बादलों में है कि वो दिख नहीं रहा है, वो अनबॉडीड है। लेकिन जो जॉय वो दे रहा है, जो गाना वो गा रहा है, जो अभी शुरू किया है वो दौड़ना अपने इस गाने में, वो कवि को पता है, वो कवि को सुनाई दे रहा है। द पेल पर्पल इवन, इवन का मतलब यहाँ इवनिंग से है। मेल्ट्स अराउंड द फ्लाइट, ये पेल मतलब होता है पीला, पर यहाँ पेल का मतलब होता है हल्का। पर्पल मतलब आपको पता है बैगनी, इवनिंग मतलब शाम। ये हल्की जो बैगनी शाम है ना, मेल्ट्स, वो मेल्ट्स हो जाती है अराउंड द फ्लाइट, तुम्हारे उड़ान के चारों तरफ। जब तुम उड़ते हो ना, तुम्हारी उड़ान के चारों ओर जो है ये घुल जाती है, ये मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? लाइक ए स्टार ऑफ इवन, जैसे कि तारे आसमान में मिल जाते हैं इन द ब्रॉड डे लाइट। वो भी कब? जब थोड़ा सा ब्रॉड लाइट होता है। जैसे आपने देखा होगा कि तारे जो होते हैं रात में तो दिखते हैं, पर सुबह मिल जाते हैं, ये मिक्स हो जाते हैं, पता नहीं चलते हैं कौन सा तारा कहाँ है। वैसे ही यहाँ पर जो है ये मिल जाता है सूर्य की रोशनी में। शाम के सूर्य की हल्की सी बैगनी जो रोशनी आ रही है ना, उसमें जब ये उड़ता है, फ्लाइट करता है, तो ये मिल जाता है। नहीं दिखता है कि शाम का सूरज दिख रहा है, बादल दिख रहा है, या स्काईलार्क दिख रहा है। तो स्काईलार्क नहीं दिख रहा है, पर स्काईलार्क की आवाज़ केवल आ रही है। नेक्स्ट है दाउ आर्ट अनसीन, क्योंकि तुम अनसीन हो। आर्ट मीन्स आर, तुम अनसीन हो, तुम नहीं देखे जा सकते हो। बट येट आई हियर, पर मैं सुन सकता हूँ। दाई श्रिल डिलाइट, तुम्हारी ये श्रिल मतलब तेज, वैसे कर्कश होता है, पर यहाँ पर है हाई पिच्ड। श्रिल मतलब हाई पिच्ड, डिलाइट मतलब जॉयफुल सॉन्ग। तो मैं तुम्हारे हाई पिच जो जॉयफुल सॉन्ग है ना, वो सुन सकता हूँ। ये पैराडॉक्स है, क्योंकि जो देखा नहीं जा रहा है उसको यहाँ सुना जा रहा है। तो ये पैराडॉक्स नामक फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। ये 5th स्टैंजा है, और 5th स्टैंजा में जो है वो पोएट कंपेयर कर रहा है। हालांकि आपको जो है, जब ये स्काईलार्क पोएम ही है तो सारा कंपैरिजन स्काईलार्क से होगा, पर 5th जो है ना, वो आप अंडरस्टूड कर लो कि स्काईलार्क से ही हो रही है तुलना, पर आपको दिखेगा नहीं इस स्टैंजा में। इसमें केवल दिखेगा कि जो तुलना हो रही है वो किसी तारे से, किसी ग्रह से या चांद से हो रही है। ध्यान से देखिएगा, लिखा है कीन, कीन मतलब होता है तीव्र, तेज। आर एज आर द एरोज, तुम्हारी जो कर्कश आवाज़ है, जो तीव्र आवाज़ है, वो तीर जैसी है, सीधी सी मुझे लग रही है, सीधी मेरे कानों में आ रही है। कहना ये चाहता है कवि। पर चूँकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मून के बारे में बात करेगा, आपको बस मानना है कि वो स्काईलार्क के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप दूसरे अर्थ में देखिएगा तो लिखा है कीन एज आर द एरोज ऑफ दैट सिल्वर स्फेयर, इतना तीव्र है तीर की तरह जितना कि सिल्वर स्फेयर का है। सिल्वर स्फेयर को मून कहा गया है, पर अगर आप नीचे भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सुबह के तारे के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि आपको भी पता, ऊपर के स्टेंजा में आपने देखा कि सुबह सुबह डे लाइट में जो है वो छिप जाता है, पता नहीं चलता है तारा कहाँ तारा चला गया। तो सुबह का तारा जो होता है, जिसे हम वीनस कहते हैं, शुक्र ग्रह को सुबह का तारा भी कहते हैं, शाम का भी तारा कहते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि सिल्वर स्फेयर को मून भी कहा गया है, सुबह का तारा भी कहा गया है, और वीनस यानी शुक्र ग्रह भी कहा गया है। तो वीनस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। आपको पता रहे, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि सिल्वर स्फेयर किसके लिए यूज हुआ है, तो किसको इल्यूजन दे रहा है ये। तो मतलब यहाँ पर जो है वो तारे की किरणों की तुलना जो हो रही है वो तीरों से की गई है। तो सुबह के तारे यानी शुक्र ग्रह का प्रकाश जो है वो तीरों की तरह जो है वो तेज है और तीव्र है। होज इंटेंस लैम्प नैरोज, इंटेंस लैम्प का मतलब होता है तीव्र प्रकाश, जिसका तीव्र प्रकाश जो है वो नैरो हो जाता है, यानी कि धुंधला हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि चांद हो या सुबह का तारा हो,
यानी कि शुक्र ग्रह हो, जब सूरज की रोशनी आने लगती है ना, तो ये जो है इनकी रोशनी धीरे धीरे नैरोज हो जाती है, कम हो जाती है, छट जाती है। इन द वाइट डॉन क्लियर, कब हो जाती है? वाइट डॉन क्लियर में। वाइट डॉन क्लियर का मतलब होता है सुबह के सफ़ेद उजेले में। सफ़ेद उजाला का मतलब होता है यहाँ पे सूर्य की रोशनी जब स्पष्ट रूप से आनी होती है, डॉन हो जाती है यानी कि उषा काल हो जाती है, उषा यानी सूर्य जो है वो आने लगता है, तो ये जो रोशनी है इन तारों की या वीनस की या मून की वो धुंधली हो जाती है। अनटिल वी हार्डली सी, और तब हम बहुत मुश्किल से देख पाते हैं। किसको देख पाते हैं? चांद को देख पाते हैं मुश्किल से, या वीनस को देख पाते हैं, तारों को देख पाते हैं मुश्किल से। वी फील दैट इट इज़ देयर, फिर भी हम महसूस करते हैं कि यह वहाँ है। नहीं, हमें महसूस होता है, जैसा कि हमने साइंस पढ़ा है, हमें पता है, ज्योग्राफी हमने पढ़ी है, हमें पता है कि सूर्य की रोशनी में भी ये तारे गायब नहीं होते, चांद गायब नहीं होता, वो रहता है, पर उस रोशनी में वो दिखता नहीं है, या परिक्रमा करते समय उसका जो चाल और अवस्था है वो बदल जाती है। तो कहने का मतलब है कि जैसे चांद की रोशनी जो है वो तीर के समान है, चांद की रोशनी जैसे हमारे ऊपर आती है, या वीनस की रोशनी जो हमारे ऊपर आती है, या तारों की रोशनी जो हमारे ऊपर सीधी आती है, वैसे ही जो है तीर की रोशनी होती है जो सीधी होती है, जिसका इंटेंस लैम्प जो होता है, जो प्रकाश तीव्र होता है, वो धुंधला हो जाता है सूर्य के आने पर। हम उसको तब नहीं देख पाते हैं, पर हम महसूस करते हैं, वैसे ही महसूस करते हैं जैसे कि स्काइलार्क का गीत होता है। वो भी जो है हमें महसूस होता है, सीधा तीर की तरह हमारे कानों में आता है, क्योंकि श्रिल डिलाइट यानी कि कर्कश यानी कि बहुत तेज़ ध्वनि में वो गा रहा होता है, तो तीर की तरह हमारे कानों में आता है। आप इसको मान सकते हैं कि ऐसा कंपेयर हो रहा है। नेक्स्ट जो है इस पोएम का 6th स्टैंजा, ऑल द अर्थ एंड एयर, यानी कि सारा का सारा जो पृथ्वी है यानी यूनिवर्स जो है, और हवाओं में जो है विद दाई वॉइस इज़ लाउड, तुम्हारी आवाज़ जो है वो बहुत तेज़ गति से गूंज रही है। तो तुम्हारा गीत जो है पूरी धरती और पूरे आकाश में, एयर मतलब यहाँ आकाश है, पूरी धरती और पूरे आकाश में गूंजता है। तो प्रकृति तुम्हारी ध्वनि से भर गई है। ये हाइपरबोलिक है, यहाँ यूनिवर्सल रीच दिखाया गया है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी स्काईलार्क के गाने से पूरा आसमान और पूरी पृथ्वी जो है वो गीतमय हो जाए या वॉइस जो है वो फैल जाए। एज वेन नाइट इज़ बेयर, जैसे जब नाइट बेयर होता है, बेयर मीन्स होता है क्लियर, स्पष्ट, बिना बादलों के, जब रात बिना बादलों के होता है। फ्रॉम वन लॉनली क्लाउड, एक उस इकलौते क्लाउड से, उस बादल से, द मून रेन्स आउट, चांदनी या चांद की रोशनी जो है वो बरसाती है हर बीम्स अपनी किरणों को। जाहिर सी बात है कि जब रात जो है वो अंधेरी हो और रात जो है वो बिना बादल के हो, तो उस एक बादल से यानी उस एक आकाश से चांद बरसाता हुआ अपने बीम्स को जो है वो नीचे पहुंचाता है। तो चांदनी रात तभी दिखती है जब बादल ना हो पूरी तरह से। एंड हेवन इज ओवरफ्लोड, और तब स्वर्ग भर जाता है। चांद की रोशनी में स्वर्ग जो है वो पूरा का पूरा भर जाता है, ऐसा यहाँ कवि कहता है। वैसे ही तुम्हारा गीत जो है इस नेचर में हर जगह है, हर जगह व्याप्त है। इस तरीके से ये जो 6th का स्टैंजा है वो मैंने यहाँ कवर किया है। बाकी के जो 15 स्टैंजाज हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। अभी कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।